I'm a student in my channel Seekho Samjho with Shilpi. Today we will read a very interesting poem written by Robert Browning, The Pied Piper of Hamelin. I hope कि आप सबने पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुन रखा होगा, क्योंकि ये एक प्रकार की परी कथा है जिसे फेरी टेल्स कहते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन पोएम है जिसके केवल थोड़ा ही अंश एक एग्जैप्ट आपके कोर्स में है। तो इसके आगे का मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ नरेशन में कि क्या एक्चुअल ये पोएम क्या है। एक जगह है जर्मनी में, एक जगह है हैमलिन। वहाँ पर एक बार की बात है कि बहुत ही ज़्यादा चूहों ने उत्पात मचा रखा था। बहुत मोटे मोटे, बहुत बड़े बड़े चूहे, बहुत ही खतरनाक चूहे। वो ऐसे चूहे थे कि वो बच्चों को रात में सोते समय आके काट जाते थे। जब किचन में खाना बन रहा होता तो कुक खाना बना रहा होता तो उसके चम्मच से ही सूप पीने लगते थे। आधा बना पनीर, आधा बना दही खा जाते थे। इतनी शोर करते थे कि आपस में बात करना मुश्किल हो गया था। तो वहाँ के लोग बड़े परेशान हो गए। उन्होंने जाके वहाँ के मेयर से कहा, भाई हमें चूहों से निजात दिलाइए। तो मेयर ने एक घोषणा करी कि जो भी चूहों से उनको निजात दिला देगा, उनके सिटी को आज़ादी दिला देगा, वो उसको 1000 गिल्डर्स देंगे। गिल्डर्स क्या होते हैं? सोने या चांदी के बने हुए कॉइन्स होते थे जो उस समय एज अ करेंसी यूज होते थे, जब तक उन्होंने यूरो को अडॉप्ट नहीं किया था। तो इसके बाद उस कहानी में ये इंटरेस्ट आएगा कि एक पाइट पाइपर जो आया और उसने किस तरह से निजात दिलाई उस सिटी को चूहों से, ये हम इस पोम में पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इसके पोइट का लेते हैं। इनके पोइट कौन है? इनके पोइट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनका जन्म हुआ था 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1889 में। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट ऑफ द विक्टोरियन एज। ये इंग्लिश पोइट थे और प्ले राइटर भी थे। किस एज के? विक्टोरियन एज के। इंग्लिश साहित्य एक बहुत ही ब्रॉड साहित्य है और इसको अलग अलग काल में बांट दिया गया है। तो विक्टोरियन एज वो एज है जब महारानी विक्टोरिया का शासनकाल था, यानी उनके काल में जो भी राइटर्स हुए, जो भी पोएट हुए, उनको विक्टोरियन एज के पोएट या राइटर्स के नाम से जाना जाता है। और स्पेशली ये रॉबर्ट ब्राउनिंग किस लिए जाने जाते हैं? अपनी लॉन्ग नैरेटिव पोएम और अपने ड्रामेटिक वर्ड्स की वजह से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन। तो मैनी ऑफ अस आर फेमिलियर विद द स्टोरी ऑफ पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन। हम में से सभी लोग, अधिकतर लोग हैमलिन की पाइट पाइपर कहानी से परिचित ही हैं। ही स्ट्रक अ डील with the town council of Hamelin to rid the town of the pledge of rats for a payment of 1000 गिल्डर्स। जिसने एक सौदा किया था किससे? हैमलिन के मेयर और वहाँ की काउंसिल से। काउंसिल क्या होती है? वहाँ की लोकल गवर्नमेंट। उनसे एक सौदा किया था कि वो आपके शहर को इससे निजात दिला देंगे चूहों से, और बदले में वो क्या लेंगे? 1000 गिल्डर्स। उसके आगे जब उन्होंने इस बात का उनसे आश्वासन ले लिया तो पाइट पाइपर ने क्या किया कि अब चूहों से उस सिटी को निजात दिलाने के लिए उसने किस तरह से अपना काम आगे बढ़ाया। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड। अब क्या हुआ? हैमलिन की सड़क पर कौन उतरा? वो पाइट पाइपर उतरा। पाइट पाइपर के बारे में भी हम आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ये दे दें कि वो एक अजीब प्रकार का, कहना चाहिए कि मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाया है पोएट ने उसको, जो अजीब तरह के रंग बिरंगे लाल, हरे, नीले, पीले कपड़े पहनता है। तो जब वो सड़क पर उतरा, स्माइलिंग फर्स्ट अ लिटिल स्माइल, और वो मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था? एज इफ ही न्यू दैट मैजिक स्लेप्ट। उसे लग रहा था कोई जादू सोया हुआ है। कहाँ सोया है? इन द क्वाइट पाइप द वाइल। उस समय उसके पाइप में, पाइड पाइपर वो क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके पास एक केन का बना हुआ, केन एक बेत एक प्रकार की लचीली लकड़ी होती है जिससे पाइप बनाया जाता है, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बजाया जाता है, लाइक फ्लूट हमारे यहाँ जैसे बांसुरी होती है, समथिंग लाइक दैट हम उसे समझ सकते हैं। तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी खामोश जो उसकी पाइप है उसके अंदर एक जादू अभी सोया हुआ है। देन लाइक म्यूजिक एडेप्ट। अब एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। उसके बाद एक बहुत ही मतलब कुशल संगीतकार की तरह, टू ब्लो द पाइप हिज लिप ही रिंकल्ड। पाइप को ब्लो करने के लिए, यानी कोई बांसुरी भी तो हम जब उसके अंदर हवा फूंकते हैं तभी वो बजती है, उसी तरह इस पाइप को भी हवा फूंक करके बजाया जाता था। उसने अपने होठों को सिकोड़ा। होठ को सिकोड़ेंगे तभी तो हम ब्लो कर पाएंगे जिससे कि पाइप बजे या बांसुरी बजे। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड। उसकी हरी और नीली आंखें कैसी हुई? चमक उठी। शार्प आइज उसकी चमक उठी। लाइक अ कैंडल फ्लेम वेयर सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड। ऐसा जैसे कि कैंडल की फ्लेम के ऊपर अगर हम नमक डाल दें तो जैसे उसके अंदर हरी और नीली रोशनी निकलती है, उस प्रकार की चमक उस पाइट पाइपर की आंखों में थी। एंड अर 3 श्रिल नोट्स द पाइप अटर्ड।
और जल्द ही उस पाइप ने अटर माने वैसे तो होता है बोलना कहना, लेकिन चूंकि पाइप अटर किया इसलिए इसमें हम कहेंगे कि उसमें से ध्वनि निकली। किस प्रकार की ध्वनि निकली? बहुत ही हाई पिच की ध्वनि निकली। यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड, और जैसे ही उसके पाइप से वो ध्वनि निकली ऐसा लगा जैसे कि एक आर्मी क्या कर रही है? मटर्ड। मटर्ड का क्या मतलब होता है? मटर्ड का मतलब होता है टू स्पीक इन लो क्वाइट एंड ऑफन एंग्री, जैसे कोई गुस्से में धीमे धीमे बड़बड़ाए। धीमे धीमे गुस्से में जब आदमी बड़बड़ाता है तो उसे मटरिंग कहते हैं। तो ऐसा लगा। और आर्मी आर्मी कहलाती है बहुत सारे लोग जब एक ही प्रकार की कोई गतिविधि करें। तो आर्मी वैसे तो सेना होती है, आर्मी चींटियों के लिए भी, एंट्स के लिए भी हम कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्मी का मतलब है जब बहुत सारे लोग कलेक्टिवली रूप से सेम प्रकार का कोई काम करें। तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे लोग कुछ बड़बड़ा रहे हैं। एंड द मटरिंग ग्रू टू अ ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग माने क्या होता है? ग्रम्बलिंग माने होता है गुर्राना। टू कंप्लेन इन अ बैड टेम्पर वे, यानी जब बुरी तरह से हम किसी के ऊपर गुस्सा हो तो उसे ग्रम्बलिंग कहते हैं। जो धीरे धीरे जो बड़बड़ाहट थी वो किस में बदल गई? एक ग्रम्बलिंग में बदल गई, गुर्राने में, यानी शोर में, गुर्राने जैसी आवाज में बदल गई। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रू टू अ माइटी रम्बलिंग। अब रम्बलिंग क्या होता है? रम्बलिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेजी से शोर होना, लाउड, कंटिन्यूस लाउड नॉइस को क्या कहते हैं? रम्बलिंग कहते हैं। अ लाउड कंटिन्यूस साउंड इज कॉल्ड रम्बलिंग। बहुत तेजी से जब लगातार शोर होने लगे, कि पहले धीरे धीरे जैसे लगा कोई बड़बड़ा रहा है, फिर ऐसे लगा कि बड़ी वो गुस्से में कोई तेज तेज बोल रहा है, उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे एकदम चारों तरफ से शोर मचने लगा, शोर उठने लगा। एंड आउट ऑफ द हाउसेज द रैट केम टम्बलिंग। अब टम्बलिंग का मतलब क्या होता है? टम्बलिंग का मतलब होता है टू फॉल डाउन सडनली बट विदाउट सीरियस इंजरी, यानी कोई, जिसे हम हिंदी में गिरते पड़ते कह सकते हैं कि भाई तुम क्यों गिरते पड़ते चले आ रहे हो, टम्बलिंग यानी गिरते पड़ते। अब उसमें क्या हुआ? एंड आउट ऑफ द हाउसेज द रैट्स केम टम्बलिंग। अब घरों से, जब घरों से चूहे गिरते पड़ते निकलने लगे। ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, ब्राउनी रैट्स। अब रेट कैसे, सॉरी वो रैट्स कैसे थे इसका डिस्क्रिप्शन पोर्ट दे रहा है। ग्रेट रैट्स मतलब बहुत बड़े बड़े रहे होंगे, छोटे छोटे रहे होंगे, दुबले पतले रहे होंगे, और ब्राउनी ब्राउनी यानी जिनमें मसल्स थे, मस्कुलर वाले रैट्स यानी मोटे ताजे रैट्स थे। ब्राउन रैट्स, ब्लैक रैट, ग्रे रैट्स, टाउनी रैट्स। पहले उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन दिया कि उनके साइज कैसे थे, मोटे थे, पतले थे, दुबले थे, बड़े थे, छोटे थे। इसके बाद अब उनके कलर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो कैसे थे? वो काले थे, वो ग्रे थे, वो टाउनी रैट्स यानी ब्राउनी शेड कहलाता है। टाउनी मतलब ब्राउन शेड। ग्रेव ओल्ड प्लॉडर्स, गे यंग फ्रिस्कर्स। ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, यानी कुछ चूहे तो वो जो थे वो बूढ़े थे, और प्लॉडर्स थे यानी हु वॉक स्लोली एंड हैविली, जो धीमे 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 चल रहे थे। गे यंग फ्रिस्कर्स, और कुछ ऐसे थे, कैसे थे? हैप्पी थे, फुल ऑफ फन थे, खुशी खुशी और उछलते कूदते चल रहे थे। फादर, मदर, अंकल, कजिन्स, कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स। अब वो बता रहे हैं उनमें आपस में रिश्ते भी थे सबके। भाई कोई माँ थी, कोई भाई पिता था, कोई भाई था, कोई अंकल था, कोई कजिन था, और वो अपनी कॉकिंग टेल्स यानी अपनी पूंछों को हिलाते हुए, और विस्कर्स अपनी मूंछों के साथ, उनके जो प्रिकिंग विस्कर्स, चुभने वाली जो उनकी विस्कर्स थी। फैमिलीज बाई टेंस एंड डजन्स। अब ये फैमिलीज, किसी किसी फैमिली में 10 लोग थे, किसी में 12 लोग थे। ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ फॉलोड द पाइपर और देयर लाइव्स। अब वो क्या थे? जो भाई थे, बहन थे, पति थे, पत्नी थे, सब किसे फॉलो कर रहे थे? पाइपर को। पाइपर का जो पाइप था, जब वो पाइप बजाता था तो उसमें एक प्रकार का जादू था। जादू कैसा? अट्रैक्शन, एक सम्मोहन, जो सारे चूहों को अपने पीछे खींच के आने पर विवश कर रहा था। तो एक प्रकार का इसे कहेंगे कि मिस्टीरियस कैरेक्टर था, कि वो ऐसा बजा रहा था धुन कि जिसके पीछे सारे चूहे खिंचे हुए चले आ रहे थे। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप्ड एडवांसिंग। अब वो सड़कों से होता हुआ अपनी जो उसकी ध्वनि थी उसको तेज करता जा रहा था, एडवांस करता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था। एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलो डांसिंग, और एक एक कदम पीछे पीछे चूहे नाचते कूदते उसका पीछा करते हुए चले जा रहे थे। अंटिल दे केम टू द रिवर वेजर, जब तक वो
वेजर क्या है? वेजर वो नदी है जिसके तट पर ही हैमलिन बसा हुआ है, सिटी बसा हुआ है। जब तक वो वेजर नदी के तट पर नहीं पहुंच गए तब तक वो पाइट पाइपर क्या करता रहा, इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से वो अपना पाइप बजाता रहा और उससे निकलने वाली धुन से चूहे जो थे वो उसके पीछे सम्मोहित होकर आते चले गए। वेयर इन ऑल प्लंज्ड एंड पेरिश्ड, क्या हुआ? नदी में आए और पीछे पीछे वो सारे नदी में कूद गए और इस तरह क्या हुआ कि सबके सब खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। द पाइट पाइपर रिटर्न टू हैमलिन, अब जब चूहे मर गए, सब नदी में डूब गए, तो पाइट पाइपर कहाँ गया? लौट करके अब शहर में गया। एंड आस्क्ड फॉर द पेमेंट बट द मेयर एंड काउंसलर्स फ्लैटली रिफ्यूज्ड, उसने जब वहां गया तो उसने क्या कहा? अपने पेमेंट के बारे में कहा। भाई एक सौदा हुआ था, उसने कहा था ठीक है आप मुझे 1000 गिल्डर्स दे दीजिए और मैं आपके शहर को चूहों से निजात दिला दूंगा, छुटकारा दिला दूंगा। वो राजी हो गए थे। जब उसने अपना काम कर लिया, भाई जब हम किसी को हायर करते हैं किसी काम के लिए, तो जब वो काम पूरा हो जाता है तो हम उससे फिर मांगते हैं ना कि भाई हाँ इतना पैसा हुआ, मेरे इतना पैसा दीजिए, या जो हमने जिसे हायर किया होता है वो हमसे मांगता है। तो इसी तरह जाकर के उसने मेयर से और काउंसलर से कहा कि भाई अब मेरा पैसा दीजिए। और इस पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस पर उन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बोला हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, और कहा कि अगर चाहो तो क्या ले लो? 50 डुकेट्स ले लो। डुकेट्स एक छोटी करेंसी थी इसके मुकाबले, गिल्डर्स के मुकाबले। कहा 50 ले लो। कहा तो 1000 गिल्डर्स देने को कहा था, कहा उसे 50 डुकेट्स दे रहे थे। अब ये एक पार्ट स्टोरी का पोएम का यहीं पर खत्म हो जाता है। अब उसके बीच में क्या हुआ ये आपके कोर्स में नहीं है। इसके बाद जो अब आपको जो स्टैंजा पढ़ाया जाएगा वो 12th स्टैंजा है, उसमें अब दूसरा सीन शुरू होता है। चूंकि ये नैरेटिव पोम्स लिखते थे तो ये क्या करते थे, एक तरह से पूरी एक कहानी कहते थे अपनी पोएम में। तो इस कहानी में अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं वंस मोर ही स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट एंड टू हिज लिप्स अगेन, अब एक बार फिर वही पाइट पाइपर कहाँ उतरा? हैमलिन की सड़कों पर उतरा, और फिर उसके होंठ उसी तरह से हुए जैसे पहले हुए थे, यानी वो रिंकल हुए थे, गोल हुए थे अपने पाइप को बजाने के लिए। लेड हिज लॉन्ग पाइप ऑफ स्मूथ स्ट्रेट केन एंड एर ही ब्लू 3 नोट्स। अब उसने क्या किया? दोबारा वो अपना वही स्मूथ और स्ट्रेट केन लेकर के आया, उसे अपने होंठों तक ले गया और फिर से उसने वही जो हाई पिच की 3 टोन थी वो बजाना शुरू किया। सॉफ्ट नोट एज येट म्यूजिशियंस कनिंग, नोट्स जो थे वो बहुत सॉफ्ट थे, बहुत ही सुरीले थे, लेकिन इस वक्त म्यूजिशियन कैसा था? वो धूर्तता से भरा हुआ था। नेवर गेव द enraptured air, enraptured मीन्स क्या होता है? filled with pleasure and joy, यानी अब की वो ऐसा धुन बजाने वाला था जो उस हवाओं ने यानी वहां के माहौल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। There was a rustling that seemed like bustling, और जैसे ही उसने इसको अपने क्या कहते हैं धुन को बजाना शुरू किया, वहां पर फिर एक रसलिंग और बसलिंग होती हुई दिखाई दी। रसलिंग का मतलब क्रैकिंग साउंड लाइक मेड बाय ड्राई लीव्स और पेपर्स, यानी जब खड़खड़ाहट की आवाज जिसे हम कह सकते हैं, एक खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। दैट सीम्ड लाइक अ बसलिंग, जो बसलिंग की तरह दिखाई दे रही थी, टू फुल ऑफ पीपल नॉइज और एक्टिविटी, ऐसा लगा बहुत सारे लोग किसी एक्टिविटी में, शोर शराबा और एक्टिविटी में लिप्त हो गए हैं। ऑफ मेरी क्राउड jostling at pitching and hustling, अब jostling means pushing और pumping against people in crowd, यानी धक्का मुक्की करते हुए। अब वहां पर बहुत सारे खुश क्राउड, मैरी क्राउड, यानी एक झुंड जो बड़ा ही खुश था, वो एक दूसरे को ढकेलता हुआ धक्का मुक्की देता हुआ नजर आने लगा। स्मॉल फीट वर पैटरिंग, वुडन शूज क्लैटरिंग, अब जो छोटे छोटे पैर थे, स्मॉल फीट, इसका क्या मतलब है? जो क्राउड है वो बच्चों का है, जो एक बहुत ही खुशनुमा क्राउड है, जो बड़े खुश लोगों का एक ग्रुप आया जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, वो कैसा है? वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। स्मॉल फीट वर पैटरिंग, वो पटपट पटपट करके चल रहे थे। वुडन शूज क्लैटरिंग, और जिसकी वजह से उनके जो लकड़ी के बने हुए जूते थे उनमें से आवाज आ रही थी। आउट कम द चिल्ड्रन रनिंग, दौड़ते हुए बच्चे बाहर आ रहे थे। ऑल द लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, सब छोटे छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां, विद रोजी चीक्स एंड फ्लैक्सन कर्ल्स, जिनके गाल एकदम गुलाबी थे और जिनके कर्ल्स कहाँ होते हैं? कर्ल्स बालों में होते हैं। वो कैसे थे? वो हल्के पीले
रंग के थे, यानी कि वो अंग्रेज बाल थे, अंग्रेज बच्चे थे तो उनके बाल भी उसी तरह से गोल्डन टाइप के थे। स्पार्कलिंग आईज एंड टीथ लाइक पर्ल्स, उनकी आंखें चमक रही थी और उनके दांत कैसे थे, बिल्कुल मोतियों जैसे दांत थे, छोटे छोटे बच्चों के दांत मोतियों जैसे होते हैं। ट्रिपिंग एंड स्किपिंग रैन मेयरली आफ्टर, वो भी अब वो गिरते पड़ते कूदते फांदते खुशी से। द वंडरफुल म्यूजिक विद शाउटिंग एंड लाउडर, और वो बेहद खुशी से उस म्यूजिक के पीछे भाग रहे थे जो बहुत ही वंडरफुल था म्यूजिक, और खुशी से वो चीखते और हंसते हुए उसके पीछे जा रहे थे। द मेयर वॉज डम एंड द काउंसिल स्टूड, अब जब लोगों ने ये नजारा देखा तो मेयर कैसा हो गया, जैसे लोग डर के मारे एकदम गूंगे नहीं हो जाते कि मुंह से आवाज ही ना निकले, तो मेयर उस समय ऐसा हो गया जैसे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली थी। एंड द काउंसिल स्टूड, और जो उसकी काउंसिल थी वो एकदम चुपचाप खड़ी थी। एज इफ दे वर चेंज इनटू ब्लॉक्स ऑफ वुड, ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान रह ही नहीं गए, वो तो लकड़ी के टुकड़े बन गए हैं जो ना हिल सकते, ना डुल सकते, ना बोल सकते, ना कुछ कर सकते हैं। अनेबल टू मूव अ स्टेप और क्राई, जो ना रो सकते थे और ना ही एक कदम आगे बढ़ सकते थे। टू द चिल्ड्रन मेयरली स्किपिंग बाय, बस वो खुशी से कूदते फांदते बच्चों को जाते हुए देख रहे थे। कुड ओनली फॉलो विद द आई, उन बच्चों को वो सिर्फ किससे फॉलो कर सकते थे, अपनी आंखों से। मतलब इस समय वो लोग इतने ज्यादा कहना चाहिए डरे हुए थे कि कुछ करने लायक ही स्थिति में नहीं बचे थे। वो केवल अपने सामने से हंसी खुशी कूदते फांदते दौड़ते भागते बच्चों को जाते हुए देख रहे थे। दैट जॉयस क्राउड एट द पाइपर्स बैक, वो क्राउड जो उस पाइपर के पीछे पीछे मंत्रमुग्ध होकर के चलता चला जा रहा था। बट हाउ द मेयर वॉज ऑन द रैक, रैक का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम ग्रेट पेन फिजिकली एंड मेंटल बोथ, यानी उस समय मेयर जो था उसे शारीरिक रूप से भी बहुत कष्ट था और मानसिक रूप से भी बहुत कष्ट था। एंड द रेस्ट काउंसिल बॉसम बीट, और जो काउंसिल थी उसका जो दिल था वो बहुत तेज तेज से धड़क रहा था, जैसे कोई हमें लगे रही तो बहुत बुरा होने जा रहा है तो हमारा दिल तेज तेज से धड़कने लगता है, उसी तरह काउंसिल का दिल जो था बड़ी तेज तेज से। काउंसिल क्या होते हैं, काउंसिल में कई सारे ग्रुप होता है, उसमें कई सारे लोग होते हैं, वो एक लोकल गवर्नमेंट के कई सारे लोग, उनको मिला करके कलेक्टिवली नाउन काउंसिल कहा जा रहा है। एज द पाइपर टर्न फ्रॉम द हाई स्ट्रीट, पाइपर किधर मुड़ा, हाई स्ट्रीट की तरफ मुड़ गया। टू वेयर द वेजर rolled its waters right in the way of their sons and daughters, अब जब वो जिस दिशा में मुड़ा उस दिशा में क्या था, विजर नदी का पानी फैला हुआ था, यानी वो किधर जा रहा था, नदी की तरफ जा रहा था। तो उन जिधर विजर नदी का पानी फैला था उधर उनके बच्चे बढ़ते हुए पाइपर के पीछे पीछे चले जा रहे थे। हाउ एवर ही टर्न फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, अचानक क्या हुआ कि वो साउथ से वेस्ट की तरफ मुड़ गया। कौन मुड़ गया, पाइपर। अब ऑब्वियस है कि जब बच्चे उसके पीछे मंत्रमुग्ध से चले जा रहे हैं तो जिधर पाइपर जाएगा उधर ही बच्चे जाएंगे। तो वो नदी की तरफ जाते जाते अचानक वो किधर चला गया, एक हिल की तरफ चला गया। एंड द कॉपरबर्ग हिल हिज स्टेप एड्रेस्ड, ऐसा लग रहा था कि वो कॉपलर बर्ग हिल की तरफ जा रहे हैं। एंड आफ्टर हिम द चिल्ड्रन प्रेस्ड, और उसके पीछे पीछे कौन था, बच्चे थे। ग्रेट वॉज जॉय इन एवरी ब्रेस्ट, और सबके दिलों में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता थी, बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट था। ही नेवर रैन क्रॉस दैट माइटी टॉप, अब जब इन लोगों ने देखा कि अरे वो नदी की तरफ जाने की बजाय इतने ऊंचे पहाड़ की तरफ जा रहा है तो उन्हें लगा, अब उनके मन में थोड़ा सा संतोष आया, थोड़ी सी उन लोगों की स्थिति ठीक हुई, उन्हें लगा चलो ठीक है अब ये इतने बड़े पहाड़ को पार तो कर नहीं पाएगा। ही नेवर क्रॉस द माइटी टॉप, इतना पहाड़ इतना ऊंचा उसे क्रॉस तो कर नहीं पाएगा। ही इज फोर्स टू लेट द पाइपिंग ड्रॉप, और वो मजबूर हो जाएगा कि वो ये जो पाइप बजा रहा है उसे रोक दे। क्यों वो लोग विश कर रहे थे कि पाइप बजाना रोक दे, क्योंकि बच्चे उस पाइप की आवाज से ही मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे जा रहे थे। अगर वो पाइप बजाना बंद कर देता तो बच्चे वहीं रुक जाते। एंड ही विल शैल सी आवर चिल्ड्रन स्टॉप, और वो उन्हें लग रहा था इस तरह जब वो पाइप बजाना रोक देगा तो मेरे बच्चे भी रुक जाएंगे। व्हेन लो एज दे रीच द माउंटेन साइड, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ के पास पहुंचे, अ वंडरस पोर्टल ओपन्ड वाइड, वंडरस अमेजिंगली, अद्भुत रूप से एक पोर्टल यानी लार्ज डोरवे, एक बड़ा सा दरवाजा खुला। एज इफ अ कैवर्न वॉज सडनली हॉलोड, ऐसा लगा किसी ने गुफा को पूरी तरह से खाली कर दिया हो। जो दरवाजा खुला पहाड़ के अंदर, ऐसा लगा एक बड़ी सी खाली गुफा थी। एंड द पाइपर एडवांस्ड एंड द चिल्ड्रन फॉलोड, सबसे पहले उस गुफा के अंदर कौन घुसा, पाइपर घुसा, पीछे पीछे बच्चों ने उसे फॉलो किया, यानी बच्चे भी चले गए। एंड व्हेन ऑल वर इन टू द वेरी लास्ट, द डोर इन द माउंटेन साइड शट फास्ट, तो जैसे ही आखिरी बच्चा अंदर घुसा तेजी से उस माउंटेन का दरवाजा बंद हो गया। डिड आई से ऑल, अब पोएट पूछा क्या मैंने कहा सब, नो वन वॉज जेम, अब वो बता रहे हैं कि नहीं सारे बच्चे अंदर नहीं घुसे, एक बच्चा जेम
बाहर रह गया, एंड कुड नॉट डांस द होल ऑफ द वे, जो सारे रास्ते डांस नहीं कर पाया था। बाकी बच्चे तो खुशी से नाचते गाते कूदते फांदते जा रहे थे, लेकिन एक बच्चा जो सारे रास्ते डांस नहीं कर पाया वो कौन था? एंड इन आफ्टर ईयर्स इफ यू वुड ब्लेम, सालों बाद जब वो बच्चा किसी को ब्लेम करता था, his sadness he was used to say, अपनी दुख में वो हमेशा यही कहता रहता था, it is dull in our town since my playmate lives, वो कहता था यहाँ पर सब कुछ हमारे शहर में बोरिंग हो गया है जब से मेरे मित्र हमें छोड़ करके चले गए हैं। I cannot forget that I am bereft, bereft वो अपने आप को ब्लेम करते हुए कहता है कि मैं भूल नहीं सकता कि मैं छूट गया, bereft यानी deprived, छोड़ा हुआ, रह जाए, जो पीछे रह जाए। ऑफ ऑल द प्लेजेंट साइट्स दे सी, अब वो कह रहा है वो सारे खूबसूरत सीन जो पाइट पाइपर ने कहा था कि वो बच्चों को दिखाएगा वो सब तो देख रहे होंगे और मैं तो रह गया। इसका मतलब पाइट पाइपर ने बच्चों को बहुत सारी झूठ मूठ की बातें बताई थी कि तुम मेरे संग एक ऐसी जगह चलो जो बड़ी सुंदर है, जो बड़ी खूबसूरत है, इसीलिए तो ये बच्चा ये बात कर रहा है। विच द पाइपर ऑल्सो प्रोमिस्ड मी, जो कहता है पाइपर ने मुझसे भी तो वादा किया था कि वो खूबसूरत जगह दिखाने मुझे भी ले चलेगा। फॉर ही लेड अस ही सेट टू अ जॉयस लैंड, वो सबको एक बहुत ही खूबसूरत लैंड पर ले गया। ज्वाइनिंग द टाउन एंड जस्ट एंड हैंड, एक ऐसा टाउन जो हमारे घर से हमारे शहर से थोड़ी दूरी पर था। वेयर वाटर गश्ड एंड फ्रूट ट्री ग्रू, जहां पर पानी बहुत ही सुंदर ढंग से बहता था और जो फल थे वो पेड़ों पर लगते थे। एंड फ्लावर्स पुट फोर्थ अ फेयरर ह्यू, और वहां के जो फ्लावर्स थे उनकी खुशबू कुछ अलग ही थी। एंड एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज एंड न्यू एंड जस्ट एज आई बिकेम एश्योर्ड, और वहां पर हर सब कुछ जो था वो एकदम अलौकिक था, स्ट्रेंज था, नया था। एंड जस्ट आई बिकेम एश्योर्ड माई लेम फूड वुड बी स्पीडली क्योर्ड, वो कहता है मुझे विश्वास है जल्दी ही मेरा पैर ठीक हो जाएगा। द म्यूजिक स्टॉप्ड एंड आई स्टूड स्टिल, म्यूजिक बंद हो गया था और मैं चुपचाप खड़ा रह गया था। एंड फाउंड माई सेल्फ आउटसाइड द हिल, और इस तरह मैं उस हिल के बाहर ही रह गया। लेफ्ट अलोन अगेंस्ट माई विल, मैं अकेला रह गया जबकि मैं ऐसा चाहता नहीं था। टू गो नाउ लिम्पिंग एज बिफोर, अब मुझे उसी प्रकार से लंगड़ा कर चलना पड़ेगा जैसा कि मैं पहले चलता था। मतलब इसका मतलब उसने कहा था अगर वो उस लैंड पर जाएगा तो उसका पैर ठीक हो जाएगा, बच्चे को ऐसा बहलाया था उस पाइट पाइपर ने। एंड नेवर हियर ऑफ द कंट्री मोर, और अब वो बच्चा कहता है कि उस कंट्री के बारे में दोबारा मैंने कभी नहीं सुना। तो बच्चों एक तरह से ये एक कविता ऐसी कविता है जो बताती है कि हमें कभी किसी के संग धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे का हमें परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। एक तरह से ये हमें मैसेज भी देती है कि अगर हम किसी के संग अन्याय करेंगे, किसी के संग धोखा करेंगे तो हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा, जैसा कि उस पाइट पाइपर ने उस शहर के सारे बच्चों को कहीं किसी अनजान एक अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया। अगर हम इसे उस तरह से देखें तो हो सकता है कि उस पहाड़ के अंदर कोई अंडरग्राउंड जेल हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि बाद में कहीं किसी तरह से ये भी आया था कि कुछ लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कहीं से निकले थे। मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं पढ़ा है और उन्होंने ये कहा था कि बहुत साल पहले एक पाइट पाइपर ने हैमलिन से ला करके उन लोगों को एक अंडरग्राउंड जेल में बंद कर दिया था। तो ये एक्चुअली मैंने कहाँ पढ़ा है मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये पोम मैंने जब आपको बताई तो मुझे वो एक सीन याद आ गया जो मैंने कहीं पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को ये पोम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और इससे अपनी स्टडीज में मदद भी ले रहे होंगे। चलिए अब मिलते हैं दूसरे किसी एपिसोड में, जिसमें मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपकी मैं ग्रामर के लिए बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों की अगर ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी तो आप लोगों के लिए इंग्लिश लिखना कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।